देखिए बेटा, आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देखिए इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्या, पहले उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक जो लेसन हम पढ़ रहे थे वो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने वेलोसिटी के बारे में स्टडी की, एक्सेलरेशन पढ़े, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। रेस्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को ना चेंज करे तो उसको हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मोशन क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो उसको हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो मोशन वो होगा अगर ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। अब मोशन के रिस्पेक्ट में न्यूटन ने कुछ लॉ दिए, मोशन के रिस्पेक्ट में न्यूटन ने कुछ लॉ दिए, उन लॉज को हम बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो हमको पढ़ने। तो न्यूटन ने मेनली 3 लॉ दिए थे, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले थोड़ा सा हम ऐसे नॉलेज दे रहे हैं। दूसरा लॉ था F इक्वल टू ma, जो आप फोर्स का फॉर्मूला पढ़े। तीसरा लॉ था एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। ये 3 लॉ न्यूटन ने दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा लॉ था F इक्वल टू ma और तीसरा था एक्शन रिएक्शन लॉ। इन 3 लॉ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इन तीनों लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, अगर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझने हैं तो हमें पहले फोर्स के बारे में पढ़ना होगा। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं वो उस समय का टॉपिक पढ़ रहे हैं जब फोर्स का इन्वेंशन किया गया था, यानी जब पहली बार फोर्स के बारे में जाना गया, तब का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इस लेसन की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए अगर हम सबसे पहले बात करें फोर्स, फोर्स क्या होता है। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट, देखिए वर्ड को ध्यान से देखिएगा, कैसा एफर्ट है, एक्सटर्नल एफर्ट। यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। किसके फॉर्म में होता है, पुश और पुल, पुश और पुल। यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। यानी फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है दैट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन। यानी जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उसको हम फोर्स कहेंगे। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे या चेंज करने की कोशिश करे, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का सेंस क्या है, एक्सटर्नल का मीन क्या है। हम एक्सटर्नल ना यूज करते, हम सिर्फ ऐसा लिख देते हैं फोर्स इज एन एफर्ट। हम ऐसा बोल देते हैं फोर्स इज एन एफर्ट, फोर्स एक एफर्ट है जो किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है। लेकिन हमने सिर्फ एफर्ट नहीं बोला, हमने क्या वर्ड जोड़ा था, एक्सटर्नल एफर्ट। अब ये एक्सटर्नल का सेंस क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट का सेंस क्या है। अब एक्सटर्नल अगर जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड जोड़ा जा रहा है तो कोई ना कोई तो इसका मतलब होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे एक्सटर्नल जोड़ा जा रहा है तो इंटरनल भी कहीं ना कहीं होता होगा, इंटरनल भी कहीं ना कहीं होता होगा, बिल्कुल होता है इंटरनल। तो चलिए पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये एक्सटर्नल और इंटरनल का सेंस क्या है, हम इनका यूज क्यों कर रहे हैं। तो ये सब समझने के लिए आपको समझना होगा सिस्टम, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। चलिए पहले हम फोर्स की डिफिनेशन आपको लिख देते हैं, पहले फोर्स की डिफिनेशन लिख देते हैं, तब हम आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो फोर्स की डिफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो फोर्स की डिफिनेशन बेटा होगी, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल। देखिए फोर्स एक्सटर्नल एफर्ट तो है, लेकिन किसके फॉर्म में, पुश या पुल के फॉर्म में। यानी देखिए हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो या तो उसको हम धक्का देंगे या तो उसको हम खींचेंगे। तो इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज का मतलब प्रयास करना चेंज करने के लिए। देखिए या तो वो पोजीशन को चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा, या चेंज करने की कोशिश करेगा, या तो वो पोजीशन को चेंज कर देगा या चेंज करने की कोशिश करेगा। टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। क्लियर, ये फोर्स होगा।
अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है एक्सटर्नल, इसका सेंस समझते हैं, इसका मीन क्या है। अब अगर एक्सटर्नल वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, हम एक्सटर्नल ना लिखते, हम सिर्फ ऐसा लिखते हैं फोर्स इज एन एफर्ट, हम ऐसा भी तो लिख सकते थे। लेकिन अगर एक्सटर्नल वर्ड यूज किया गया तो कोई ना कोई तो उसका रीज़न होगा। तो इसका रीज़न क्या है, यानी अगर एक्सटर्नल है तो इंटरनल भी कहीं ना कहीं होगा। तो अब इसका रीज़न समझने के लिए पहले आप समझिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? अगर हम बात करें सिस्टम की, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कुछ पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप, कुछ पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप जिसमें होने वाले सारे चेंजमेंट एक जैसे हों, मतलब वो एक साथ मोशन में आए और एक साथ रेस्ट में आए। यानी कुछ पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप, कुछ पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप जो एक साथ मोशन में आते हो और एक साथ ही रेस्ट में आते हैं। यानी मोशन में भी एक साथ आएंगे और रेस्ट में भी एक साथ आएंगे। ठीक है, अगर एक पार्टिकल मोशन में आएगा तो पूरा, यानी सिस्टम के मोशन में आने से पूरा पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, सिस्टम के रेस्ट में आने से जितने भी पार्टिकल हैं सारे रेस्ट में आ जाएंगे। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें, हम बात करते हैं एक कार की। एक कार में मान लेते हैं 5 लोग बैठे हैं, एक कार में 5 लोग बैठे हैं, तो कार और उसके अंदर बैठे हुए पांचों लोग एक सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सिस्टम। अब जैसे ही कार मोशन में आई, मोशन में कौन आया? कार। तो कार के अंदर जितने लोग भी बैठे हैं वो सब एक साथ मोशन में आएंगे। कार अगर रुकी तो जितने लोग अंदर बैठे सब एक साथ रुक जाएंगे। तो मतलब ये जो सिस्टम था इसमें जितने लोग भी थे सब एक साथ मोशन में आए और सब एक साथ रेस्ट में आए। बात क्लियर? सब एक साथ मोशन में आए, सब एक साथ रेस्ट में आए। तो ये था सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कई सारे पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप, यानी हम 5 लोग कार के भीतर बैठे हुए हैं तो हम भी उस सिस्टम का एक हिस्सा हैं, एक पार्टिकल है उस सिस्टम का। कार मोशन में आई तो हम भी मोशन में आ गए, कार रेस्ट में आई तो हम भी रेस्ट में आ गए। तो सिस्टम कई सारे ग्रुप का एक ऐसा, मतलब कई सारे पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप होता है, कई सारे पार्टिकल्स का ऐसा ग्रुप होता है जो सब एक साथ मोशन में आएंगे, एक साथ रेस्ट में आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि उनमें होने वाले चेंजमेंट एक जैसे होंगे। बात समझ आई? तो वो होता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब किसी भी सिस्टम में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो तो पोजीशन को चेंज कर सकता है, यानी वो सिस्टम को मोशन में ला सकता है। यानी 2 तरह के फोर्स होते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड यूज किया जा रहा है, मतलब फोर्स 2 तरह के होते हैं। पहला फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा होता है इंटरनल फोर्स। जाहिर सी बात है दूसरा इंटरनल ही होगा। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सिस्टम को मोशन में ला सकता है, ये सिस्टम को मोशन में ला सकता है, जबकि जो इंटरनल फोर्स है वो मोशन जनरेट नहीं कर सकता है। एक्सटर्नल फोर्स कैन क्रिएट द मोशन इन द सिस्टम, यानी सिस्टम में मोशन को क्रिएट कर सकता है, जबकि जो इंटरनल फोर्स होता है कैन नॉट क्रिएट द मोशन इन द सिस्टम। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो सिस्टम में मोशन को जनरेट कर सकता है, लेकिन इंटरनल फोर्स कभी मोशन नहीं जनरेट कर सकता। एग्जांपल की बात करें, हम एक कार वाले एग्जांपल की बात करें, अगर मान के चलिए ड्राइवर जो है वो कार को चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, और ऑलरेडी ड्राइवर को छोड़कर कार में 4 लोग और बैठे हैं, यानी टोटल कार में कितने मेंबर हुए? 5। वो पांचों लोग कार के अंदर जो बैठे हुए 5 लोग हैं वो एक सिस्टम के पार्टिकल्स हैं। और सिस्टम कौन है? कार, और 5 लोग मिलके क्या बना रहे हैं? सिस्टम बना रहे हैं। वो सब एक सिस्टम के पार्टिकल हैं। बाई चांस अगर कार खराब हो जाए, ठीक है, मान लीजिए बीच रोड में खराब हो गई कार, और सबसे कहा गया चलो कार को धक्का दो, फोर्स लगाओ। धक्का देने का मतलब पुल करना, पुल करने का मतलब फोर्स लगाना। फोर्स लगाइए और कार को किनारे पे लाइए, क्योंकि बीच रोड में। अब उस कार में बैठे हुए सभी लोगों से कहा गया कि कार को आप धक्का दीजिए। मान के चलिए कोई कार से उतरे ना, और कार के अंदर बैठे बैठे जो पीछे वाली सीटों बैठे वो अपने आगे वाली सीट को धक्का देने लगे, और जो आगे वाली सीट पे बैठे वो उनके सामने तो विंडो स्क्रीन होगी, यानी ग्लास होगा, उस पर वो धक्का देने लगे। ठीक है, उनके सामने विंडो स्क्रीन होगी, यानी ग्लास होगा उनके सामने, जिसमें यानी फ्रंट ग्लास, उस पर वो धक्का देने लगे। क्या कार मोशन में आएगी? यानी जो पीछे वाली सीटों पे बैठे हैं वो आगे वाली सीट पे धक्का मारने लगे,
और जो ड्राइवर के जस्ट बगल वाली सीट पे बैठा है वो अपने आगे जो ग्लास है उस पर धक्का देने लगा, क्या कार मोशन में आई? नहीं आई। ये सारे फोर्स कैसे थे? इंटरनल, क्योंकि सिस्टम के भीतर बैठे बैठे हम फोर्स लगा रहे हैं, सिस्टम के ही पार्टिकल सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम के पार्टिकल थे। हम कार में बैठे थे तो हम क्या थे? सिस्टम के पार्टिकल थे। हम सिस्टम के पार्टिकल थे और सिस्टम के पार्टिकल ही सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कैसा फोर्स हुआ? इंटरनल फोर्स कभी भी मोशन को जनरेट नहीं कर सकता। अब उन्हीं में से हम चारों लोग, पांचों लोग उतर के ना आए, सिर्फ 2 लोग कार से उतर के नीचे आ जाएं और अब कार को हम धक्का मारे, अब बताइए कार मोशन में आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल मोशन में आ जाएगी, क्योंकि अब हम कार से उतर के बाहर आ चुके हैं, हम सिस्टम के पार्टिकल अब नहीं रहे, हमने सिस्टम को छोड़ दिया। हम कार से उतर के अगर बाहर आ गए तो हमने क्या किया? सिस्टम को छोड़ दिया, और सिस्टम को छोड़ते ही हम सिस्टम के पार्टिकल नहीं बचे, तो अब हम मोशन को जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल यूज किया गया। क्यों? क्योंकि पोजीशन को चेंज करने की बात की जा रही, चेंज द पोजीशन, पोजीशन को चेंज करने की बात की जा रही है, और पोजीशन को चेंज सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कर सकता है। इंटरनल फोर्स कभी भी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। पोजीशन को चेंज कौन कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल एफर्ट का यूज किया गया है, यानी फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन फॉर्म ऑफ पुश और पुल दैट कैन चेंज द पोजीशन और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, यानी या तो वो पोजीशन को चेंज कर देगा, टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने का प्रयास करेगा। तो वैसे तो फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के पार्टिकल्स, अगर यानी सिस्टम के पार्टिकल्स को छोड़कर बाहर से कोई फोर्स लगाए तो वो एक्सटर्नल होगा, लेकिन अगर सिस्टम के पार्टिकल ही सिस्टम पे फोर्स लगा रहे हो तो वो इंटरनल होगा। क्लियर? एक्सटर्नल का एग्जांपल हमने कार में दे दिया। इंटरनल का क्या एग्जांपल होता है? इंटरनल के एग्जांपल में आपने पढ़ रखा है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते रहते हैं, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो ये न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं प्लस से माइनस के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से ये बंधा हुआ है। यहां पे जो प्लस से माइनस की ओर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स है। क्यों इंटरनल फोर्स है? क्योंकि देखिए ये पूरा एक सिस्टम है और सिस्टम के पार्टिकल ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सिस्टम के पार्टिकल ही एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। इनके फोर्स की वजह से क्या पूरा एटम मोशन में आता है? पूरा एटम मोशन में नहीं आता। यानी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम को मोशन में ला सकता है। अब देखिए अंदर जो बैठे वो इधर से उधर खिसक जाएगा तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं। मान के चलिए पीछे वाली सीट पे 3 लोग बैठे, एक लोग इधर से उठ के दूसरी तरफ बैठ जाए तो तब भी तो फोर्स कुछ ना कुछ लगा होगा, तो वो आपस में चेंज हो, लेकिन कार मोशन में नहीं आई, पूरा सिस्टम मोशन में नहीं आया, इंडिविजुअली वो मोशन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, अब ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, नहीं, आइटम तो मोशन में नहीं है ना, सिस्टम ये पूरा आइटम है। सिस्टम क्या है? पूरा आइटम है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? कुछ 2 तरह के फोर्स होते हैं, कौन कौन? इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के पार्टिकल को छोड़कर बाहर से कोई फोर्स लगाए, यानी सिस्टम के पार्टिकल ही एक दूसरे पे फोर्स ना लगा रहे हो, बाहर से कोई फोर्स लगाए तो वो एक्सटर्नल। सिस्टम के पार्टिकल ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो तो वो इंटरनल फोर्स। क्लियर? इसके अलावा 2 तरह के फोर्स और यहाँ पे हमें पढ़ने, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए बेटा, अब 2 तरह के जो फोर्स और होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जब 2 बॉडी एक्चुअली एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब जो फोर्स एक्टिव होता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। यानी जब 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब जो फोर्स एक्टिव होता है उसको क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? जब 2 बॉडी एक्चुअली कांटेक्ट में ना आए लेकिन फोर्स एक्टिव हो तो उसको कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब 2 बॉडी एक्चुअली कांटेक्ट में ना हो लेकिन उनके बीच फोर्स एक्टिव हो तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले अगर हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स है। देखिए फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है आपको पता है? फ्रिक्शन फोर्स तब लगेगा जब 2 बॉडी एक दूसरे पे रब कर रही हो, एक दूसरे पे रगड़ रही हो अगर 2 बॉडी, तब जो फोर्स लगता है अपोजिंग फोर्स उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जैसे अगर अपने 2 हाथों को एक दूसरे पे स्लाइड कराएं तो ऐसा में लगता है कि कोई रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है,
ये फोर्स कौन सा फोर्स है जो रोकने की कोशिश कर रहा है? ये फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। जब दो बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड हो रही हो, एक दूसरे पे फिसल रही हो, एक दूसरे पे चल रही हो, तब उनके बीच एक अपोजिंग फोर्स लगता है जो कि मोशन का अपोज करता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स, आप एक धागा लीजिए, उसको ऐसे वर्टिकली हैंग कर दीजिए, क्या वो धागा खिंचाव में होगा? क्या वो खिंचा हुआ होगा? नहीं खिंचा हुआ होगा। लेकिन उसी धागे से आप एक पत्थर बांध दीजिए और आप उस धागे को ऐसे हैंग कर दीजिए, यानी नॉर्मली आपके पास एक धागा था जो कि ऐसे ऐसे होगा, यानी टेढ़ा मेढ़ा होगा, यानी इसमें खिंचाव नहीं होगा। लेकिन अब इसी धागे में अगर आप नीचे एक पत्थर बांध दें तो ये धागा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे ही पत्थर बांधेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें खिंचाव आ गया। धागे में जो खिंचाव आया उसको क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स। ये टेंशन कब आया? ये टेंशन तब आया जब ये धागा और पत्थर एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ये धागा और पत्थर एक दूसरे के कांटेक्ट में, यानी दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तब फोर्स लगा टेंशन फोर्स। यानी ये कैसा फोर्स था? कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये था कांटेक्ट फोर्स, जब दो बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आई। जैसे हमने आपको फ्रिक्शन का एग्जांपल दिया, अगर हम जमीन पे चल रहे होते हैं तो फ्रिक्शन ही हमको रोकने की कोशिश करता है, हमारे पैर को रोक देता है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हमारा पैर रुकता ही ना, हम फिसल के गिर जाते। जैसे आप कहीं पे ऑयल या ग्रीस डाल दीजिए और उसके ऊपर आप चलने की कोशिश करिए, तो क्या आप इतना प्रॉपरली चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। आप जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाएंगे आप फिसल के गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं, किसी ने हमको रोका नहीं, हमारा पैर आगे बढ़ते चला गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है कि अगर दो बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड हो रही हो, हमारे हाथ भी अगर एक दूसरे पे स्लाइड हो रहे हैं तो इनके बीच भी एक अपोजिंग फोर्स लगता है। अगर दो बॉडी एक दूसरे पे स्लाइड हो रही हो तब जो अपोजिंग फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। टेंशन फोर्स, यहाँ पे अगर दो बॉडी एक दूसरे के टच में आए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, जैसे स्ट्रिंग और पत्थर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तब जो फोर्स लगा वो टेंशन फोर्स था। अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? जितने भी फील्ड फोर्सेज हैं, ऑल फील्ड फोर्सेज, ऑल फील्ड फोर्सेस, जितने भी फील्ड फोर्स हैं वो सारे कैसे हैं? नॉन कांटेक्ट। जैसे एग्जांपल तौर पे एक मैग्नेट की बात करें, अगर आपके पास मान के चलिए ये एक मैग्नेट है, हम यहाँ बना देते हैं फिगर, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल N और S, ये हमने एक आयरन पार्टिकल रख दिया। अब बताइए ये मैग्नेट इस आयरन पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा, मतलब ये मैग्नेट इस आयरन पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। लेकिन क्या ये कांटेक्ट में है? नहीं है। बिना कांटेक्ट में हुए भी इसने इस पे फोर्स लगाया, खींच लिया। क्यों? क्योंकि इसने अपना फील्ड जनरेट किया। तो ये कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से ग्रेविटी, हम इस मार्कर को अगर यहाँ पे छोड़ दें तो वो नीचे ही गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि अर्थ ने उसको खींच लिया। किसकी वजह से खींचा? ग्रेविटी की वजह से। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में आए कौन कौन से फोर्स? ऑल फील्ड फोर्सेस। एग्जाम्पल, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये सारे कैसे फोर्स हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये सब फील्ड जनरेट करते हैं, ये बिना कांटेक्ट में आए भी एक्टिव हो जाते हैं। देखिए इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपने पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करे, उसको कहते हैं इनर्शिया। किसी भी बॉडी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपने पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करे, उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। अगर देखिए इसका नॉर्मली अगर हम डिफिनेशन बोले तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना ही पसंद करेगी। कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक हम उस पर फोर्स लगा के उसको मोशन में नहीं लाएंगे। अगर हम इस मार्कर को यहाँ पर रख दें, अगर मान के चलिए किसी रिजिड सरफेस पे हमने इस मार्कर को रख दिया तो हमेशा ऐसे ही रखा रहेगा। अब ये सामने बोर्ड है, ये हैंग कर रहा है तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि इस दीवार में पूरा इधर से उधर चलने लगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। कब तक? जब तक हम इस पे फोर्स लगा के इसको यहाँ से हटाए ना। यानी अभी कैसे है? ये रेस्ट में।
तो हमेशा ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। कब तक? जब तक हम इस पर बाहरी फोर्स ना लगाएं। उसी तरह से अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहना पसंद करेगी जब तक हम उस पर कोई बाहरी फोर्स लगा के उसके मोशन की पोजीशन को चेंज ना करें, मतलब उसको रेस्ट में लाने की कोशिश ना करें। यही था इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं। बार बार बोला जा रहा है बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि पोजीशन को चेंज कौन करता है? एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स कभी पोजीशन को नहीं चेंज कर पाता। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। उसी तरह से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो पोजीशन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करती है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो पोजीशन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करती है। क्लियर? तो इनर्शिया की डेफिनेशन बेटा होगी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless acted upon by external force। यानी जब तक किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक वो अपनी रेस्ट की पोजीशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। यही प्रॉपर्टी इनर्शिया है। अब बात करते हैं अगर टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने टाइप का होता है? तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। कौन कौन से? सबसे पहले होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिए 3 तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तो इनर्शिया तो आपको समझ में आ गया होगा। इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो खुद अपनी पोजीशन को चेंज ना कर सके। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना करे। वैसे भी आप सोच सकते हो कि अगर कोई चीज़ जैसे मार्कर अगर यहाँ पे रखे हैं तो हमेशा ऐसे ही रखे रहेंगे। कब तक? जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो हमेशा ऐसे ही रखे रहेंगे। यानी कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को तब तक चेंज नहीं कर सकती जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ये था इनर्शिया। कितने टाइप का इनर्शिया होता है? तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ रेस्ट की तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर एक बॉडी रेस्ट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? हर एक बॉडी रेस्ट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। यानी बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी अगर वो पहले से रेस्ट में है तो। अगर वो पहले से रेस्ट में है तो हमेशा कैसे रहना पसंद करेगी? रेस्ट में। एग्जाम्पल कि अगर आप किसी बस में खड़े हुए हैं, मान के चलिए ये बस है और बस के भीतर आप खड़े हुए हैं। अगर बस ट्रेवल कर रही है तो जाहिर सी बात है बस के साथ आप भी ट्रेवल कर रहे हैं। अगर बस रुकी हुई है तो बस के भीतर आप हैं। यानी देखिए बस एक सिस्टम थी और आप उस सिस्टम के एक पार्टिकल थे, क्योंकि बस के भीतर आप हैं, आप उस सिस्टम के एक पार्टिकल हैं। अगर बस मोशन में आएगी तो मतलब आप भी मोशन में हो। बस अगर रेस्ट में है तो बस के भीतर आप हो, इसका मतलब आप भी रेस्ट में हो। क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी सिस्टम में जो भी चेंजमेंट होता है सारे पार्टिकल में भी वैसा ही चेंजमेंट होता है। अब आप सोचिए कि ये बस है और आप बस के भीतर खड़े हो। बस अभी रेस्ट में थी, आप भी रेस्ट में थे। बस अचानक चल दी है। क्यों? क्योंकि बस पे फोर्स लगाया गया। ड्राइवर ने बस पे फोर्स लगाया। किसके हेल्प से? एक्सीलेटर की हेल्प से। तो बस तो अचानक मोशन में आ गई, लेकिन बस के भीतर आप खड़े हैं। आपकी बॉडी अभी रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद कर रही है, इसलिए बस के अचानक मोशन में आने से आप पीछे झुक जाओगे या फिर हो सकता है गिर भी पड़ो। आप पीछे झुक जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना पसंद कर रही है। बस तो आगे गई लेकिन आपकी बॉडी अभी आगे नहीं जाना चाह रही है, इसलिए आप पीछे झुक गए। ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये क्या था? यानी
आप अपनी रेस्ट में होने वाले चेंजमेंट का अपोज कर रहे हैं। आप पहले बस के भीतर रेस्ट में थे तो आप रेस्ट में ही रहना पसंद कर रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि आप मोशन में आए, आप रेस्ट में ही रहना पसंद कर रहे हैं, रेस्ट में होने वाले चेंजमेंट का अपोज कर रहे हैं। ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा एग्जांपल, जैसे आप किसी फ्रूट की ब्रांच के, यानी किसी पेड़ में मान लीजिए फल लगे हुए, उस ये मान लीजिए पेड़ की ब्रांच है और ये उसमें फल लगे हुए हैंग कर रहे हैं। आप पेड़ की ब्रांच को हिलाते हैं, आप फल को तो नहीं हिलाते, आप किसको हिलाते हैं? ब्रांच को हिलाते हैं, तो फल नीचे गिर जाते हैं। क्यों नीचे गिर जाते हैं? क्योंकि इस ब्रांच में जो फल लगे हुए, आपने ब्रांच को धक्का मारा, ब्रांच जो थी वो मोशन में आ गई, लेकिन फल अभी मोशन में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए ब्रांच तो मोशन में आ गई लेकिन फल रेस्ट में ही रहना पसंद कर रहे हैं, इसलिए नीचे गिर जाते हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगर हम किसी कारपेट को स्टिक से बीट करें, पीटें, जैसे आप घरों में देखते होंगे कंबल वगैरह को आप डंडे से पीटते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जब कारपेट को स्टिक से पीट रहे हैं तो कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके भीतर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अभी मोशन में आना नहीं चाह रहे हैं, वो चेंज का अपोज कर रहे हैं। कौन से चेंज का? वो शुरुआत में रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहना चाह रहे हैं, वो मोशन में नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए वो डस्ट पार्टिकल ने कारपेट का साथ छोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल अगर हम दें, आप ऐसा प्रैक्टिकली घर में कर सकते हो। आप कोई ग्लास लीजिएगा, घर में एक गिलास जिसमें आप पानी पीते हैं, उस गिलास को लीजिएगा, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखिएगा, यानी एक दफ्ती रखिएगा, अपनी कॉपियों की कोई दफ्ती एक निकाल लीजिएगा, कार्डबोर्ड रख दीजिएगा, उसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन रखिएगा, सिक्का, कॉइन को रख दीजिएगा। अभी आप देखिए ये कंडीशन क्या थी, हमने कहा ये ग्लास है, ये ग्लास है, आपने इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया, इसके ऊपर आपने ये कार्डबोर्ड रख दिया और इसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन रख दिया, इसके ऊपर एक छोटा सा कॉइन रख दिया, ये सिक्का रख दिया, ठीक है। अब आप अपनी फिंगर से झटके से इस कार्डबोर्ड पे धक्का मारिए, जैसे जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, वैसे झटके से इस कार्डबोर्ड पे धक्का मारिए। कार्डबोर्ड तो खिसक जाएगा, सिक्का ग्लास में गिर जाएगा। क्यों सिक्का ग्लास में गिर गया? जबकि सिक्का तो, ये जो कॉइन था वो तो कार्डबोर्ड के ऊपर रखा था, तो ये भी कार्डबोर्ड के साथ में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा। कार्डबोर्ड पे आप स्ट्राइक करोगे तो कार्डबोर्ड तो आगे निकल गया, लेकिन ये जो कॉइन था वो ग्लास के भीतर गिर जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा समय में ये कार्डबोर्ड और कॉइन दोनों ही रेस्ट में थे, दोनों ही रेस्ट में थे। आपने फोर्स किस पे लगाया? कार्डबोर्ड पर। आपने फोर्स किस पे लगाया? इस दफ्ती के टुकड़े पर। आपने इस कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाया, कॉइन पे तो कोई फोर्स नहीं लगाया। तो क्या ये कॉइन अपनी रेस्ट की पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज नहीं करेगा? करेगा। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ये अभी मौजूदा समय में रेस्ट में था, ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा, ये मोशन में आना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब आपने कार्डबोर्ड पे स्ट्राइक किया तो कार्डबोर्ड तो खिसक लिया, लेकिन ये कॉइन ग्लास के भीतर गिर जाएगा। ये कॉइन कहाँ गिरेगा? ग्लास के भीतर। तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल। हम बात करते हैं, समझ में आ गए होंगे आपको, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? अब इसका ठीक अपोजिट, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में तो कैसे रहना पसंद करेगी? मोशन में। मोशन में होने वाले चेंज का वो अपोज करेगी। अगर आप उसको रोकना चाहोगे मोशन से तो वो उसका अपोज करेगी। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका एग्जाम्पल भाई बस वाला एग्जाम्पल। आप बस के भीतर अगर ट्रेवल कर रहे हो, बस मोशन में थी तो बस के भीतर आप खड़े हो, आप भी मोशन में हो। बस में तो अचानक ब्रेक लगा के रोक दिया गया, बस पे तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया गया, लेकिन आपकी बॉडी पे अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। इसीलिए जब बस के साथ आप ट्रेवल कर रहे हो, अचानक अगर ड्राइवर ब्रेक लगा दे तो आप आगे गिर जाते हो। क्यों आगे गिर जाते हो? क्योंकि आप अभी भी आगे ही जाना पसंद कर रहे हो, क्योंकि आप मोशन में थे, बस मोशन में थी, बस के साथ साथ आप भी मोशन में थे। बस पे ब्रेक लगा दी गई, उसको रोक दिया गया, लेकिन आपकी बॉडी पे अभी कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, जिसकी वजह से आप अभी तक नहीं रुक पाए और आप आगे झुक गए, आप आगे गिर गए। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी मोशन में। बस को तो फोर्स लगा के रोक दिया गया, लेकिन आपकी बॉडी पे अभी कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा हुआ है। इस वजह से आप अपने मोशन को चेंज नहीं कर पाते हो, आप इतनी आसानी से रेस्ट में नहीं आ पाते हो। इस वजह से आप आगे गिर जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी अभी भी आगे ही जाना चाह रही है। क्यों? क्योंकि पहले से मोशन में थी, आपकी बॉडी पहले से मोशन में थी, इसलिए अभी भी आगे जाना पसंद कर रही है और आप आगे की ओर गिर जाओगे। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कभी आप चलती हुई बस से, स्पीडिंग बस जो थोड़ी बहुत स्पीड हो इसकी, अगर आप उससे नीचे उतरें अचानक, तो जिस डायरेक्शन में बस जा रही है, या तो आप उसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर तक दौड़ जाओगे या फिर गिर जाओगे।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बस के साथ साथ हम भी मोशन लेते हैं। हम जमीन पे उतर तो गए, लेकिन इतनी आसानी से हम रेस्ट में नहीं आ पाते। हमारी बॉडी इतनी आसानी से रेस्ट में नहीं आ पाती। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी इतनी आसानी से रेस्ट में नहीं आ पाती और बस के साथ साथ थोड़ी दूर तक हम भी दौड़ जाते हैं। ये हुआ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यानी इनर्शिया ऑफ मोशन क्या था कि मोशन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करते हैं हम। मोशन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करते हैं। तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? यानी डायरेक्शन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी डायरेक्शन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करे, अगर कोई बॉडी डायरेक्शन में होने वाले चेंजमेंट का अपोज करे तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल, फिर से वही बस का एग्जाम्पल। आप बस अगर ट्रेवल कर रही हो, बस के भीतर आप बैठे हो, बस अचानक अगर इधर मुड़ जाए तो आप देखिए आपकी बॉडी दूसरी तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि बस ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। आप बस ही नहीं, कार के अंदर बैठे हो, अगर वो झटके के साथ एक तरफ मुड़े तो आप दूसरी तरफ फिसल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस ने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। उस पर बाहरी फोर्स लगाया गया, उसकी स्टीयरिंग घुमा दी गई, उसने तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। लेकिन आपकी बॉडी पे अभी कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, इसलिए आपकी बॉडी अभी भी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही है और आप दूसरी तरफ झुक गए। दूसरा एग्जांपल इसका आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में, यानी जो बाइक होती है, साइकिल होती है, उसके पहिए के ऊपर लगा होता है मड गार्ड। उसके पहिए के ऊपर क्या लगा होता है? मड गार्ड। मड गार्ड, ये मड गार्ड क्या करता है? हमको कीचड़ से सुरक्षित करता है। कैसे? मान के चलिए बरसात के समय में जब पहिया रोड पे चल रहा होता है तो यहाँ पे कीचड़, मड उससे चिपक जाता है पहिए से। ये पहिए के साथ घूमते घूमते ऊपर गया क्योंकि पहिए में चिपक गया है। पहिए के साथ घूमते घूमते यहाँ पहुँचा। अभी इसकी डायरेक्शन किधर थी? इसकी डायरेक्शन इधर थी। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर थी। डायरेक्शन में साथ टेंजेंशियली होती है, डायरेक्शन इधर थी। यहाँ पे अपने वेट की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी तो लगातार खींच रही होगी ना कीचड़ को, अपने वेट की वजह से मड क्या होता है? पहिए का साथ छोड़ देता है। अब पहिए का साथ अगर छोड़ देगा ये मड तो उसको गिरना तो नीचे चाहिए। जब पहिए का साथ मड छोड़ देगा तो उसको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि अपनी डायरेक्शन को इतनी जल्दी चेंज नहीं कर पाता। ये मड पहिए का साथ तो छोड़ देता है, तो ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाता, जिसकी वजह से ऊपर जाता है। इस मडगार्ड से वो चिपक जाता है, इस मडगार्ड से वो चिपक जाता है। ठीक है? और मडगार्ड हमको इस कीचड़ से सुरक्षित कर लेता है। जहां पर भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अप्लाई हो रहा। क्यों? क्योंकि कीचड़ ने यहाँ पे साथ छोड़ा, यहाँ पे मड ने साथ छोड़ा पहिए का। ग्रेविटी की वजह से उसको नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन नीचे ना गिर के ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाता। यह है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए देखिए बेटा, अगर हम इनके डिफिनेशंस देखें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट इज़ द इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब होता है असमर्थता। इनएबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। यानी किसी बॉडी की ऐसी असमर्थता जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज ना कर पाए, अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज ना कर पाए, उसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिए। इनर्शिया ऑफ मोशन, सेम डिफिनेशन भाई, डिफिनेशन आपको बार बार चेंज नहीं करनी। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब स्वयं से, यानी जब तक आप बाहरी फोर्स नहीं लगाओगे तब तक चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट तो बाहरी फोर्स लगाने से हो रहा था, बिना बाहरी फोर्स लगाए क्या चेंजमेंट पॉसिबल था? नहीं था। चेंजमेंट हो रहा था बाहरी फोर्स लगाने से। तो इट इज़ द इनएबिलिटी of a body not to change by itself its position of motion. Inertia of direction, same by definition, it is the inability of a body not to change by itself its position of direction of motion. यानी मोशन की, यानी कौन सी डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो डायरेक्शन बॉडी इतनी आसानी से चेंज नहीं करती है। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।